students, welcome back once again to your online classes बच्चों. So finally we are back with a new video. तो कल ही जस्ट क्लास 12 का मैंने वीडियो लेके आया था, जो रिड्यूस सिलेबस आया था, सीबीएसई ने रिलीज़ किया था 2 दिन पहले. तो क्लास 12 के बच्चे पहले से प्रीफर किए थे, तो क्लास 12 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए उनका वीडियो मैं कल लेके आया था. कल शाम को ही पोस्ट कर लिया था पूरा डिटेल में, क्या क्या डिलीट हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है. तो आज फिर क्लास 10 के बच्चे कल वो वाला वीडियो देख के पूरा मुझे पागल कर दिए कि सर जल्दी से हमारा क्लास 10 का भी लाइए जल्दी से, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन रह जा रहा है. क्योंकि देखो बच्चों, सर्कुलर जो आया है मतलब वो 4, 5, 6 पेज का आया है. अगर उसके थ्रू में जाएंगे तो वो जाके आप लोग सीबीएसई के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट से. बट वहाँ पे क्या है ना, 6-7 पेज का टोटल दिया है, सारा कुछ डिटेल में दिया है. बट वहाँ पे दिया है जो आपका है, मतलब जो आपका है वो वाला दिया है. वहाँ पे ना ही कहीं पे एक्सरसाइज मेंशन किया गया है, ना ही आपका डिलीटेड पोर्शन मेंशन किया गया क्या क्या नहीं करना है. तो बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है ना कि क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या करना है. तो आपको मिल गया, बट वो भी एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है कि चैप्टर 1 से क्या करना है, चैप्टर 2 से क्या करना है, क्या वेटेज वगैरह भी दिया गया है, बट वो यूनिट के वाइज दिया गया है. ठीक है, तो आज मैंने इसलिए पूरा समराइज करके आप लोगों के लिए पूरा एक बना दिया है. ठीक है, पूरा बना दिया है और उसको हम डिफाइन करेंगे अभी एक एक 1 by 1. चैप्टर 1 से लेकर टर्म 1 में क्या क्या आने वाला है, टर्म 2 में क्या क्या आने वाला है, टर्म 1 का क्या वेटेज रहेगा मार्क्स का, टर्म 2 का क्या क्या वेटेज रहेगा मार्क्स का, टर्म 1 कब से कब होगा, टर्म 2 कब से कब होगा. बट अगर टर्म 1 और टर्म 2 क्या है, कैसे होने वाला है, सीबीएसई क्या टर्म 1 टर्म 2 के बारे में बताया था. अभी तक अगर आप लोग वो वाला वीडियो नहीं देखे हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन पहले ही मैंने दिया है. जो बच्चे देख लिए हैं बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था मुझे वो वाला वीडियो से. तो जो बच्चे नहीं देखे अभी तक, मैं पहले उनको सजेस्ट करूंगा कि वो वाला वीडियो देख लें, क्योंकि टर्म 1 टर्म 2 क्या है, कैसा एग्जाम पैटर्न है, क्या क्या होने वाला है, वो अगर आपको पता नहीं है तो कहीं ना कहीं सिलेबस देख के आपको कुछ फायदा नहीं है. ठीक है, फिर भी आप लोग देख लो, बट पहले मैं प्रीफर करूंगा कि वो वाला वीडियो को पहले आप लोग देख लो. ठीक है, और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, सीधा जाके रेड कलर का बटन को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पे ऑल एक ऑप्शन आता है, ऑल को कर लेंगे. क्योंकि कुछ बच्चे क्या होता है बस सब्सक्राइब कर लेते हैं, ऑल को नोटिफाई नहीं करते हैं. तो क्या होता है ना, रियल टाइम नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाता. जैसे कि आज एक क्लास है तो 7 बजे अगर क्लास है तो यूट्यूब एक नोटिफिकेशन भेजता है 7 बजे की अभी क्लास स्टार्ट हो रहा है. बट अगर आप लोग ऑल में मतलब नोटिफाई नहीं किए होगे तो वो डायरेक्टली 7 बजे आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा. जब आप लोग खुलोगे यूट्यूब तभी जाके आपको नोटिफिकेशन आएगा. तो ऑब्वियसली तब क्लास मिस होता है. बट रिकॉर्डेड क्लास है मानता हूँ, बट लाइव क्लास में थोड़ा सा ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग रहता है, इंटरेक्टिव रहता है. तो मैं सजेस्ट करूँगा जो बच्चे सब्सक्राइब किए हैं और ऑल के बटन में दबाए नहीं है तो वो एटलीस्ट ऑल का बटन को सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ये वाला वीडियो को थोड़ा शेयर कर लेंगे आपके क्लास 10 के बच्चों के साथ. क्योंकि मेरे पास उतना रीच नहीं है, मतलब मेरे पास लिमिटेड रीच है आप लोगों के पास, बट आप लोगों के पास बहुत सारे रीच है. आप लोगों के फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, कोई भी है, वो लोग भी देख रहे होंगे जो क्लास 10 में है सीबीएसई के बच्चे, तो उनके पास भी इन्फॉर्मेशन पहुँचना चाहिए. देखो मैं नहीं चाहता कि अदर मतलब जहाँ से भी देख रहे हो करेक्टली आप लोग देख सकते हो, बट मैं नहीं चाहता कि इधर उधर करके आपका टाइम को वेस्ट करो. इसलिए मैंने पूरा समराइज करके, मतलब अगर आपके पास आधा घंटा 45 मिनट्स है आपके पास, उसको इन्वेस्ट करो और सारा कुछ कॉन्सेप्ट को डिटेल में एनसीईआरटी में मैं पूरा मार्क करवा दूंगा आप लोगों को. बस आप लोग एनसीईआरटी पकड़ के बैठना और 1 by 1 आप लोग मार्क करते जाना, क्या क्या डिलीट हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, कौन सा एक्सरसाइज में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, सारा कुछ मैं पूरा समराइज करके आप लोग के लिए रखूंगा अभी. तो पूरा एनसीईआरटी पकड़ के बैठेंगे, पेंसिल पकड़ेंगे, पेन नहीं पकड़ेंगे क्योंकि पेन में करने से गंदा दिखता है बुक में. तो पेंसिल पकड़ के बैठेंगे, जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको करेंगे. एक पहले थम्सअप दे देंगे सबको जितने बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि बहुत ही मेहनत करके मैं ये सारा कुछ बना रहा हूँ आप लोगों के लिए. आप लोगों के लिए ही सारा कुछ चल रहा है, तो आगे में भी चलता रहेगा. ठीक है, एंड एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका टेंशन नहीं है. तो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा क्लास 10 के बच्चों को शेयर कीजिए ये वाला कॉन्सेप्ट को, और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए. ज़्यादा देरी ना करके फिर क्लास को, मतलब ये वाला वीडियो को स्टार्ट करते हैं. और मैं प्रीफर करूँगा कि 1 शॉट ही देखिए, मतलब अगर टाइम है तो देखिए, बट जब टाइम मिल रहा है तभी आप लोग पूरा देखिए, तो टू गेट द मैक्सिमम कॉन्सेप्ट. मैं ट्राई करूँगा कि मिनिमम टाइम में आप लोगों को सारा कुछ कवर करके दे दूँ 1 पेज में ही, और फिर जाके आप लोग स्क्रीनशॉट लेके आप लोग उसको रेफरेंस के लिए रख सकते हो, या फिर मैं PDF दे दूँगा नीचे में, उसको भी डाउनलोड करके देख सकते हो. तो ज़्यादा देरी ना करके फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बच्चों. फाइनली वी आर बैक विथ ए न्यू वीडियो. सो यस्टरडे जस्ट हमने क्लास 12 का मैंने बनाया था, जो आपका रिड्यूस सिलेबस के अनुसार जो हुआ था, तो उसको देख के 10th के बच्चों का बहुत सारा मैसेज आया मुझे कि सर जल्दी से आप 10th भी भेजिए. तो मेरा वही शेड्यूल था कि पहले 12th का छोड़ेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, फिर आप लोगों को मैं लेके आ गया. तो ब्रांड न्यू एक वीडियो लेके मैं आ गया हूँ रिड्यूस सिलेबस को लेके. बस एक ही वीडियो होगा, एक ही पेज में हम सारा कुछ मैंने लिख के रख दिया है आप लोगों के लिए.
ताकि आप लोगों को इधर उधर से भटकना ना पड़े और इधर उधर से आप लोगों को चेक करना ना पड़े, क्योंकि सर्कुलर के थ्रू जाओगे तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट वहाँ पे डिटेल में लिखा है जो सीबीएसई ने छोड़ा है, ठीक है। बट वहाँ पे क्या है ना, वहाँ पे जो जो आपको करना है, मीन्स क्या क्या है सिलेबस में, एक्सरसाइज वाइज भी नहीं दिया है, बस लिख दिया है कि जैसे कि रियल नंबर में आपको ये करना है, पॉलिनोमियल्स में आपको ये करना है। बट वहां पे बच्चे कंफ्यूज क्या हो रहे हैं कि एग्जैक्टली सर एक्सरसाइज कौन सा हमको करना है, कौन सा को ओमिट करना है, किस रिलेटेड क्वेश्चंस को हमको करना है, किस रिलेटेड क्वेश्चन को छोड़ना है, तो वो सारा डिटेल बच्चों को नहीं पता चल रहा था। तो उधर उधर कल जब से निकला है तब से ही मैसेज का मैसेज आ रहा है, वो भी बेचारे गूगल से कहीं ना कहीं सर्च कर रहे, इधर से देख ले उधर से देख ले, लेकिन पर्टिकुलर उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो वही सोच के हम सोचे कि नहीं, बच्चों को इतना हैरान ना करके हम ही एक ले आते हैं। तो मैं थोड़ा सा मेहनत करके आप लोगों के लिए सारा कुछ मैंने डिफाइन कर दिया है। अभी 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे। सब का मैंने कॉन्सेप्ट कर लिया है एक साथ में। टर्म 1 का क्या क्या चैप्टर्स आने वाले हैं, टर्म 2 का क्या क्या चैप्टर्स आने वाले हैं, टर्म 1 में जो जो चैप्टर्स आने वाले हैं उसमें से कौन सा एक्सरसाइज आपको करना है, कौन सा एक्सरसाइज आपको ओमिट करना है, अगर कोई एक्सरसाइज का कुछ पार्ट ओमिट हुआ है तो कौन सा पार्ट ओमिट हुआ है, सारा कुछ मैं पूरा डिस्कस करूंगा अभी वाले क्लास में, ठीक है। तो जो बच्चे अभी तक आए हैं एक थम्स अप दे देंगे कि हाँ सर हम प्रेजेंट है, ताकि मैं वीडियो को स्टार्ट कर सकता हूँ। जो बच्चे अभी तक पहला वाला वीडियो जो नहीं देखे थे, कौन सा सर पहला वाला वीडियो, टर्म 1 और टर्म 2 में क्या क्या कैसे टाइप का एग्जाम होने वाला है, कब होने वाला है, किस पैटर्न में होने वाला है, मतलब क्या क्या सारा कुछ कॉन्सेप्ट नया हमारा इंट्रोड्यूस हुआ है, सारा कुछ मैंने पहला एक जो जब सीबीएसई रिलीज किए थे उनका एक सर्कुलर, उसी दिन ही मैं एक वीडियो लेके आया था। बहुत बच्चे उसको रेस्पॉन्स दिए थे बहुत ही अच्छे से। बट अभी तक जो बच्चे अभी मतलब देख रहे वो देखे नहीं है, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप लोग जाके जल्दी से उसको चेक कर सकते हो, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है आपको समझने के लिए कि टर्म, क्योंकि ये पूरा नया है हमारे लिए। पिछले साल क्या होता था ना, मतलब पिछले साल तक क्या होता था ना, एक ही एग्जाम होता था बोर्ड एग्जाम, जो कि मार्च अप्रैल में होता था, तो उसका कोई टेंशन नहीं था, उसका पैटर्न सबको पता था। बट ये पूरा नया आप लोगों के टाइम से पूरा नया कर दिया गया है, तो वो समझना ज्यादा जरूरी है। तो जल्दी से जाके लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दिया गया है, पहले वो वाला वीडियो को देख लेंगे, उसमें मैं पूरा डिटेल में बता दिया था। तो देखोगे एक बार तो 30 मिनट या 40 मिनट इन्वेस्ट करोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होके आओगे, ठीक है। ऐसा ही ये वाला वीडियो में भी अगर आप लोग 30 to 40 मिनट इन्वेस्ट कर रहे हो, पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग देखना है। ऐसा नहीं कि पॉज करके स्क्रीनशॉट ले जाना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो नो प्रॉब्लम, बट लास्ट में लेना, अभी से लेके कुछ समझ में नहीं आएगा मैंने जैसे लिखा है। तो जब तक आप लोग लास्ट तक नहीं देख रहे हो कुछ नहीं समझ पाओगे। बस ऐसे ये बस अभी से स्क्रीनशॉट लेके अगर देखोगे तो कुछ फायदा नहीं है। तो अगर आपके पास टाइम है आधा घंटे का, 40 मिनट का, 45 मिनट्स का, तो ही इसको पूरा अच्छे से देखो। बट टाइम जब होगा तब देखना, मैं प्रीफर करूंगा, ठीक है। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो एक कर देना, क्योंकि बहुत बच्चे सब्सक्राइब तो कर रहे हैं बट ऑल बटन नहीं क्लिक कर रहे हैं। ऑल बटन क्लिक नहीं करने से नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम नहीं मिलेगा, आप जब यूट्यूब खोलोगे तभी जाके आपको मिलेगा। तो उसमें क्या होगा ना, आपका बहुत सारे रेगुलर क्लासेस भी मिस हो जाएगा, बहुत सारे ये इन्फॉर्मेशन वीडियोस भी मिस हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि मिस हो, क्योंकि तुरंत देखोगे तो तुरंत एक्शन ले पाओगे, ठीक है, उसका स्ट्रेटेजी बना पाओगे। बहुत स्ट्रेटेजी वीडियो भी आएगा, बहुत सारा प्लानिंग करके मैं रखा हूँ। बस एक बार टर्म 1 का मैं वेट किया था, टर्म 1 का हो गया, बस यहाँ से और 1-2 चैप्टर्स को बस क्लियर करना है हमारा। यह टर्म 1 से देखा जाए तो मेरा 1 कवर है, 2 कवर है, 3 चल रहा है, ठीक है। बस 2 लेक्चर बाकी है। ट्राइंगल कवर है, सीजी कवर है, सीजी मीन्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री कवर है, एआरटीसीवी कवर है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, प्रोबेबिलिटी। टर्म 1 का सारा कुछ कवर है, टर्म 2 के सारा कुछ कवर है, बस ये जो कंस्ट्रक्शन मैंने बोला था उसको कवर करना है। मतलब ऑलमोस्ट हमारा सारा कुछ कवर है। जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं, मतलब चैप्टर खत्म नहीं है आप लोगों का, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है, हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट दिया गया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सारा वीडियोस को कर सकते हो, एंड दैट इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट विथ क्वालिटी कंटेंट। क्लियर? तो बहुत हो गया बातें साथें, सर थोड़ा सा स्टार्ट कीजिए। हाँ करते हैं, फिर एक थम्स अप दे देंगे जो बच्चे अभी देख रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं टर्म नंबर 1 से बच्चों। तो मैं पहले टर्म 1 को अच्छे से डिफाइन कर दे रहा हूँ, फिर टर्म 2 में आएंगे। तो आपको कभी करना क्या है, अभी एनसीईआरटी पकड़ के बैठना है, जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी एनसीईआरटी है, मैंने वही एनसीईआरटी से ही मार्क किया गया है। तो पेज नंबर में इतना नहीं बोल रहा, बट मैं जो बोल रहा हूँ उसी को आप लोग मार्क करते जाओ कि कौन सा पर्टिकुलर एक्सरसाइज करना है, कौन सा पर्टिकुलर एक्सरसाइज को ओमिट करना है, ठीक है। तो आते हैं पहले टर्म 1 में। सिलेबस पर क्लास 10 मैथ्स, दिस इज ओनली मैथ्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है, तो बैठ के फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह मत करना, इतना कॉमन सेंस रखना। दिस इज द मैथ सिलेबस, रिड्यूस्ड मैथ सिलेबस फॉर योर क्लास 10 मैथमेटिक्स एंड एज फॉर योर एनसीईआरटी। ये जो सारा कुछ मैंने बोलूंगा अभी जो एक्सरसाइज वाला,
वो सारा एनसीईआरटी वेस्ट होगा, ठीक है। और कोई बुक से आरएस से आरडी से बैठ के कर मत देना, ठीक है। तो आते हैं फिर टर्म 1 में। टर्म 1 में जैसे कि आप लोगों को सर्कुलर में बोला गया था कि 90 मिनट्स का एग्जाम होने वाला है, 40 एमसीक्यू मतलब 40 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। तो सीबीएसई ने यहाँ पे आपका मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लिया है। पहले देख लेते हैं कौन सा है, कौन सा नहीं है, फिर मैं मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन में आऊंगा। तो टर्म 1 में पहले देख लेते हैं कौन सा चैप्टर आ रहा है आपके टर्म 1 में। और टर्म 1 आपका नवंबर एंड दिसंबर में बच्चों होने वाला है। नवंबर टू दिसंबर लिखा है, तो मिड ऑफ नवंबर हो सकता है या फिर लास्ट ऑफ नवंबर या फिर स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर, कभी भी हो सकता है। बट वो एक टाइम लिमिट दिया है कि नवंबर से दिसंबर के बीच में, मतलब अगर सिचुएशन नॉर्मल हुआ तो उसी के बीच में कभी भी एग्जाम हो सकता है। तो अभी से आप लोगों को उसी के अनुसार प्रिपेयर करना है, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा ये हो गया। हाँ, अभी आते हैं डायरेक्टली वीडियो में, ठीक है। तो चैप्टर पहले देख लेते हैं। सो चैप्टर्स आर व्हिच चैप्टर्स? फर्स्ट वन इज रियल नंबर, चैप्टर नंबर 1। सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ना मैं लीनियर इक्वेशन लिखा हूं बस। सो दीज आर द फर्स्ट 3 चैप्टर। 4, 5 नहीं आ रहा है, 4, 5 आपका नहीं आ रहा है, मतलब टर्म 2 में आएगा, टर्म 1 में नहीं है। फिर सीधा आ जाएंगे चैप्टर 6 में, 6 योर ट्राइंगल्स। चैप्टर 7 आ जाएंगे, दैट इज योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सीजी मैंने लिखा है इसको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ पे नंबरिंग में मैं कर दिया हूँ चैप्टर 7 एनसीईआरटी के अनुसार। फिर आ जाएंगे चैप्टर 8 में, दैट इज योर ट्रिगोनोमेट्री, एप्लीकेशन नहीं है, टर्म 2 में है। फिर आ जाएंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सर्कल वाला पार्ट टर्म 2 में है। और ये हो गया ARTC, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, चैप्टर 12। एंड लास्ट वन इज योर प्रोबेबिलिटी, चैप्टर नंबर 15। क्लियर है? सो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, 12, 15। सो देयर आर 8 चैप्टर्स जो कि आपको टर्म 1 में अपियर करना है। एंड टोटली MCQ बेस्ड क्वेश्चंस विल बी देयर। 90 मिनट्स आपको मिलेगा, ठीक है। सारा कुछ क्या क्या होने वाला है, कैसे क्या, कहाँ पे एग्जाम दोगे, उसके लिए तो आपको वो वाला वीडियो देखना पड़ेगा, उसको मैं यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहा। तो अगर आप लोगों को उसको चाहिए कि टर्म 1 सर क्या है, क्या क्या आएगा, मतलब कैसा टाइप का एग्जाम होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वहां पे जाके आप लोग चेक कर सकते हो। सो अभी हमारा डिस्कशन है कि क्या क्या चैप्टर आने वाला है टर्म 1 में। तो दीज आर द चैप्टर: रियल नंबर, पॉलिनोमियल, linear equation, pair of linear equation, triangle, coordinate geometry, trigonometry, ARTC means area related to circle, and probability. So there are 8 chapters. तो 40 MCQs है 8 चैप्टर्स के, हर चैप्टर से 5-5 मार्क का आएगा? नहीं, वैसा भी नहीं है। मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किया गया है, कौन सा चैप्टर का क्या आएगा। तो पहले मैं इसको बता देता हूँ, फिर मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे। तो रियल नंबर चैप्टर 1 आप लोग खोलो एनसीईआरटी का। तो देयर आर 4 एक्सरसाइजेस ऑब्वियसली, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। 1.1 इज योर नॉर्मल, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर था। 1.2 था आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में। 1.3 था इरेशनैलिटी प्रूविंग वाला जो था। 1.4 था आपका डेसिमल एक्सपेंशन वाला। आप लोग अभी पढ़े होगे तो ऑब्वियसली मैं जो बोल रहा हूँ वो तो सारा कुछ मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, बट आपको ऑब्वियसली पता चल रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो 1.1 से लेके 1.4 तक आप लोग का एक्सरसाइज था, तो हटाया क्या गया है? सो ऑल आर देयर एक्सेप्ट जो रेड कलर में बच्चों लिखा गया है, दीज आर द डिलीटेड पार्ट्स, डिलीटेड पोर्शंस वी कैन से, मतलब वो डिलीट हुआ है, उसको करना नहीं है। जैसे कि आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा वाला क्वेश्चंस कुछ भी नहीं करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा वाला क्वेश्चंस कुछ भी नहीं करना है। तो अभी आपको तो उतना तो पता होगा कि कौन सा रिलेट कर रहा है यूक्लिड, तो एनसीईआरटी उठाना। और ज्यादा क्वेश्चंस बेस हो रहा है क्योंकि 1.2 से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टार्ट हो रहा था, तो आपका किसको नहीं करना है? 1.1 का क्वेश्चंस को नहीं करना है। बट ऐसा भी नहीं है कि पूरा 1.1 को नहीं करना है। 1.1 में भी बहुत सारा क्वेश्चन था जो कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेट नहीं कर रहा था, जैसे कि HCF फाइंड आउट करना, ठीक है, कहाँ पे एलसीएम का एक कॉन्सेप्ट लग रहा था। तो मोस्ट प्रोबेबली जो जहां पे यूक्लिड डिवीजन लेमा ही यूज हो रहा था उसी को आपको करना नहीं है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का कर सकते हो, HCF वाला कर सकते हो, बट वही वाला सेम कॉन्सेप्ट आपको करना नहीं है 1.1 से, इसलिए मैंने इसको डबल सर्कल किया है। तो देखो मैं थोड़ा अभी मतलब आपको समझा भी देता हूँ कि डबल सर्कल का मतलब पूरा डिलीट नहीं है, आधा डिलीट है, बट आधा आपको करना है, ठीक है, इसीलिए मैं डबल सर्कल किया हूँ। बट ऐसे यहाँ पे जैसे 2.3 में पूरा रेड सर्कल किया गया है, उसका मतलब है वो पूरा डिलीट है, तो समझने में आसानी होगा, ठीक है। समझ में आ गया? चैप्टर 1 से 1.1 से 1.4 सारा कुछ को करना है एक्सेप्ट यूक्लिड डिवीजन लेमा वाला क्वेश्चन, उस रिलेटेड क्वेश्चन। और उस रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ पे है? 1.1 का एक्सरसाइज में है और उसका कुछ 2 या 3 एग्जाम्पल्स में है, तो उस टाइप का क्वेश्चन को आपको करना नहीं है, उसको डिलीट करना है। सो दीज आर द डिलीटेड पार्ट्स। क्लियर है? तो यूक्लिड डिवीजन लेमा वाला क्वेश्चंस नहीं करना है आपको, बाकी सारा कुछ करना है, और कुछ डिलीट नहीं हुआ है चैप्टर 1 से, ठीक है बच्चों। सो दैट इज योर रियल नंबर का कॉन्सेप्ट, और इसमें से आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा वाला जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हटाना है, बाकी सारा को करना है। क्लियर है? चैप्टर 2 में आते हैं पॉलिनोमियल्स में। पॉलिनोमियल्स में आपका
देयर आर 3 एक्सरसाइजेस 2.1, 2.2, 2.3 तक है। 2.1 इज योर ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल, वो इंट्रोडक्शन वगैरह था अल्फा बीटा वाला। 2.2 में उसका जनरल फॉर्मेट था, कैसे क्या सॉल्विंग वाला, सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। 2.3 इज ऑल अबाउट योर डिवीजन एल्गोरिदम, 2.3 इज ऑल अबाउट योर डिवीजन एल्गोरिदम। टोटल उसको हटाया गया है, मतलब डिवीजन एल्गोरिदम, मतलब 2.3 रिलेटेड जो भी, मतलब 2.2 एक्सरसाइज जितना तक है उतना तक करना है, बाकी सारा को डिलीट कर देना है, मतलब और करना नहीं है। दैट मीन्स डिवीजन एल्गोरिदम आपका हटाया गया है, बाकी सारा कुछ आपको करना है, ठीक है। तो 2.1, 2.2 करना है, बट 2.3 मैंने रेड कर दिया, मतलब इसको करना नहीं है आपको, तो क्रॉस कर सकते हो आप लोग एनसीईआरटी में पेंसिल में, पेन में मत करना, पेंसिल में करना, ठीक है। सो दिस इज और पॉलिनोमियल, जहां पे कि 2.1, 2.2 करना है, बाकी 2.3 आपको करना नहीं है। लीनियर इक्वेशन में आते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, तो वहां पे 6 एक्सरसाइजेस है, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। तो 3.1 टू 3.6 सारा कुछ करना है, बट वो वहां से ओमिट क्या हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड ओमिट है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो जहां पे मेथड ऑफ सॉल्विंग हो रहा था ना, तो वहां पे आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक मेथड था जिसको यूज करके हम कर रहे थे। कुछ दिन पहले ही मैं, मतलब 3-4 दिन पहले ही मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इतना अच्छा सा वीडियो बनाया था, 1 घंटा 1.5 घंटे का वीडियो बनाया था, बट वो कुछ काम का नहीं रहा अभी के लिए, बट आपको समझना पड़ेगा। देखो बच्चों, जो डिलीट हुआ है ऐसा नहीं कि टोटली उसको मतलब पढ़ना ही नहीं है, बस आपके कंटेंट नॉलेज के लिए एक बार बस कॉन्सेप्ट को समझ के रखना। हो सकता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब वो जरूरी नहीं है, बट आगे फ्यूचर में आप लोगों को कहीं ना कहीं वो यूज हो सकता है, ठीक है। तो वही मैं प्रीफर करूंगा लास्ट में कि जो अभी के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप लोग को ज्यादा क्वेश्चंस वहां से देखना नहीं है, बट ऐसा नहीं कि टोटली भूल जाना, वो समझ के रखना है, तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं वो काम आ जाएगा। तो अभी के लिए टर्म 1 के लिए वो बोला गया है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं आने वाला। तो सर क्या 3.5 पूरा नहीं करेंगे? नहीं, वैसा नहीं है, 3.5 आपको करना है, क्योंकि 3.5 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक बस मेथड था, बट क्वेश्चंस बहुत सारा था, वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत सारा था, और जहां पे बच्चों लिखा होगा कि वर्ड प्रॉब्लम्स एक दिया होगा, और अगर बोला होगा कि फाइंड द सॉल्यूशन बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तभी जाके आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो बट वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हटाया गया है वहां से, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रिलेट करके आप लोग को सोल्यूशन नहीं करना है, बट ऐसा नहीं कि वही वर्ड प्रॉब्लम नहीं करना है। 3.5 में 4-5 वर्ड प्रॉब्लम है, उसको तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि वहां से हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, उसको हम सब्स्टिट्यूशन में भी सॉल्व कर सकते हैं, उसको हम एलिमिनेशन भी सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों का डाउट होता है कि सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3.5 नहीं करेंगे, बट फंस जाओगे आप लोग, इसलिए मैं यहाँ पे डबल मार्किंग किया हूँ। डबल मार्किंग का मतलब पार्शियली डिलीट हुआ है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिलीट हुआ है, बाकी क्वेश्चन सारा कुछ आपको करना है बाय यूजिंग अदर मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जहां पे कर रहे हैं तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, वहां पे एलिमिनेशन कर देंगे, बट क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस आर मच मोर इंपोर्टेंट एंड। और जो 3.5 का जो एक्सरसाइज 3.5 का जो एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चंस था, सारा कुछ बहुत सारा इंपॉर्टेंट, मैंने जस्ट जो पिछले कुछ दिन पहले किया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स था उसमें, उसको चेक कर लेना। बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करके मत करना, उसको सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन में कर सकते हो आप, ठीक है। इज दैट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 3। सारा कुछ करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको नहीं करना है। और प्रीवियसली मेंशन कर दिया है कि बहुत हार्ड टाइप का आपका जो प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, वर्ड प्रॉब्लम्स हो जाए, मतलब नॉर्मल एनसीईआरटी लेवल का ही आएगा, वो एक बार मेंशन कर दिया है। तो आपको बहुत डीपली भी नहीं जाना है, बस ऊपर ऊपर से आपको जस्ट जो कॉन्सेप्ट जानना चाहिए उसको आपको अच्छे से कवर करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों योर लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर नंबर 3। सीधा चैप्टर 4-5 तो जंप कर लेते हैं, वो टर्म 2 में है। चैप्टर 6 में आता है ट्राइंगल्स में। ट्राइंगल में नो रिडक्शन विल बी देयर, कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ है, मतलब कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, बस वहां पे बोला गया है कि बीपीटी, सो there will be one theorem BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड पाइथागोरस थ्योरम, इसका प्रूविंग बस आपको करना है। बाकी सारा का प्रूविंग को मोटिवेट करने बोला गया है। मोटिवेट का मतलब जो टीचर्स बस आपको समझाएंगे, वो प्रूविंग आएगा नहीं, मतलब समझ सकते हो आप लोग टीचर से, बट वो प्रूविंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या है फिर? बीपीटी एंड पीटी। और देखो तुम लोग का एमसीक्यू है, तो यहाँ पे थ्योरम्स तो आएगा ही नहीं, मतलब ऑब्वियस सी बात है, वहां पे थ्योरम तो नहीं गिरेगा, बट थ्योरम के अंदर जो जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, स्टेटमेंट यूज हुआ है, उसको तो देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो वाला एमसीक्यूज में बहुत सारा आ सकता है। तो इसीलिए नो रिडक्शन मैंने लिखा है, क्योंकि सारा कुछ को आपको पढ़ना है, चाहे प्रूविंग पढ़ सकते हो, चाहे स्टेटमेंट पढ़ सकते हो, बट प्रूविंग के पार्ट अगर पढ़ना है तो बीपीटी और पाइथागोरस थ्योरम का करना है, बाकी थ्योरम्स का स्टेटमेंट को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि स्टेटमेंट से बहुत सारा एमसीक्यूज निकल सकता है, ठीक है। सो एट द एंड ट्रायंगल्स में वैसा कुछ एक्सरसाइज पार्ट डिलीट नहीं हुआ है, सारा कुछ है।
ठीक है बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। चैप्टर नंबर 7 में आते हैं सीजी, दैट इज योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो देयर विल बी, और यहाँ पे जो था ना 5 एक्सरसाइज था, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, फुल था इसलिए मैं एक्सरसाइज नहीं लिखा है। चैप्टर 7 में वैसे 3 एक्सरसाइजेस होता है, 7.1, 7.2, 7.3। एनसीईआरटी में सब कुछ कर रहे हो तो बीच बीच में बस यस सर बोलते रहना ताकि मुझे समझ में आ जाएगा। 7.1, 7.2, 7.3। 7.1 इज ऑल अबाउट योर डिस्टेंस फार्मूला, 7.2 इज ऑल अबाउट योर सेक्शन फार्मूला, 7.3 इज ऑल अबाउट योर एरिया ऑफ द ट्राइंगल बाय यूजिंग दैट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट। तो 7.3 यहाँ से पूरा हटाया दिया गया है, ठीक है। पिछले बार भी, पिछला रिड्यूस सिलेबस में भी हटाया गया था, इस बार भी हटाया गया है। तो एरिया रिलेटेड टू ट्राइंगल वाला 7.3 का कुछ भी क्वेश्चन आपको करना नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, समझ जाना, या मतलब बाद में कहीं पे यूज हो सकता है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उसको करना नहीं है। मतलब 7.1 एंड 7.2 ही करना है, 7.3 को छोड़ देना है। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 8 में ट्रिगोनोमेट्री में। सो देयर आर 4 एक्सरसाइजेस, 8.1, 8.2, 8.3 एंड 8.4। वहां से सीधा सीधा वो मेंशन किया गया है, रेड कलर का मैं किया हूं, मतलब 8.3 का कुछ भी क्वेश्चन सबको करना नहीं है, दैट इज योर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला क्वेश्चन। या अगर आपको साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो अभी तक अगर पढ़े नहीं हो तो जब पढ़ेंगे मैं बताऊंगा, अगर पढ़ लिए हो तो पता होगा कि 8.3 में क्या क्या क्वेश्चन आ रहा था। तो बेसिकली आपको 8.3 का पूरा एक्सरसाइज को ओमिट कर देना है, उसको कुछ भी नहीं करना है बच्चों, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री। तो वहां से सारा एक्सरसाइज करना है, 8.1, 8.2, 8.4, बट 8.3 का जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा, जो भी रिलेटेड एग्जांपल्स होगा उसको करना नहीं है। और यहाँ पे भी वो बोला है जो आइडेंटिटी है 8.4 में, उसका बेसिक आइडेंटिटी आएगा, बहुत क्रिटिकल आइडेंटिटी नहीं आएगा, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, इसलिए उसका मतलब हो गया कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही ज्यादातर हमको प्रीफर किया जा रहा है। तो एनसीईआरटी को पूरा अच्छे से आपको पानी करना पड़ेगा पहले, ठीक है। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 12 में, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। 12 चैप्टर जस्ट हमने कंप्लीट किया है। 12 देयर आर 3 एक्सरसाइजेस, 12.1, 12.2, 12.3। यहाँ पे मैंने डबल सर्कल किया हूँ, तो यहाँ पे क्या डिलीट हुआ है चेक करो। यहाँ पे जो डिलीट हुआ है, मैं यहाँ पे थोड़ा क्रॉस कर देता हूँ, यहाँ पे डिलीट क्या हुआ है, CA मीन्स सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल, एक सर्कल में जो सेंट्रल एंगल फॉर्म होता था ना, यहाँ पे एक सेंट्रल एंगल जो फॉर्म होता था, वो सेंट्रल एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा था वो वाला और नहीं आने वाला। जैसे 120 डिग्री जहां पे हम ट्रिगोनोमेट्री यूज करते थे, या फिर कहीं कहीं पे 150 डिग्री दे देता था, तो ओनली 60, 90, 30 के बीच में आएगा, मतलब 90 से बड़ा नहीं आएगा कुछ भी। वो मेंशन कर दिया है कि सेंट्रल एंगल ओनली लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री आएगा, मतलब ये वाला डिलीट हो गया। मतलब 90 से बड़ा जितना एंगल है 120 बेसिकली ज्यादा आता था, जहां पे कि ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज करते थे। अगर आपको अच्छे से जानना है, एग्जाम्पल नंबर 2 देख सकते हो आप लोग, 12.2 का एग्जाम्पल नंबर 2 या 3 में एक था वैसा क्वेश्चन, जहां पे 120 डिग्री होता था। एक्सरसाइज में भी 2-3 क्वेश्चन ऐसा होता था जिसमें कि 120 डिग्री का कॉन्सेप्ट यूज होता था। तो 120, 150 जहां पे होगा, 90 डिग्री से बड़ा वाला एंगल को हमको वो नहीं देगा, वो क्लियरली मेंशन किया है हमारा, कहां पे, सर्कुलर में या फिर सिलेबस में। तो उस टाइप का क्वेश्चंस को आपको करना नहीं है। तो बेसिकली 12.1 पूरा करना है, 12.3 भी पूरा करना है, 12.2 का आधा करना है, मतलब उस रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करना है, बट उसको छोड़ के बहुत सारा क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पे पर्सनली उसको डबल सर्कल किया हूँ, मतलब पूरा काटा गया नहीं है, आधा काटा गया है, तो आधा आपको करना है। बस इस रिलेटेड क्वेश्चन को 90 डिग्री से बड़ा वाला सेंट्रल एंगल का क्वेश्चन को आपको नहीं करना है। और 12.3 में भी वो मेंशन किया है कि जो मतलब बहुत घुमा फिरा के वो क्वेश्चन नहीं देगा, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही देगा। तो इसीलिए आप लोग बहुत ज्यादा मतलब डेप्थ में ना जाके कॉन्सेप्ट वाइज जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। और मतलब फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, ऑब्वियसली मेंसुरेशन है, तो बहुत ही अच्छे से आप लोग को हो जाना चाहिए। सो दैट इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 12 बच्चों। देन कम्स टू प्रोबेबिलिटी, एज सिंपल एज दैट, बहुत ही सिंपल चैप्टर, सारा कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर है हमारा, नो रिडक्शन, यहाँ पे कुछ रिडक्शन भी नहीं है, मतलब छोटू सा चैप्टर है, वहां से और क्या रिडक्ट करेगा, वो डिलीट करेगा, ठीक है। तो इसमें सारा कुछ कवर करना है आपको। तो ये एंट्रेंस लेवल में या फिर एमसीक्यू लेवल में ये वन ऑफ द ग्रेट चैप्टर बोला जाता है इसको, ठीक है। तो दीज आर द टर्म 1 चैप्टर्स बच्चों, समझ में आ गया। फिर से थोड़ा सा क्विक रिवाइज में कर देता हूं, आप लोगों को यहाँ पे साइड में स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, देखो जो सर्कुलर है उसका हमारा स्क्रीन में आ गया होगा। अभी क्विक रिवीजन एक कर लेते हैं। चैप्टर 1 से आपको 1.1 का यूक्लिड डिवीजन लेमा वाला क्वेश्चंस को हटाना है, बाकी सारा चैप्टर 1 को करना है। पॉलिनोमियल्स में 2.3 को ही आपको हटाना है, बाकी सारा को आपको करना है 2.1, 2.2। चैप्टर 3 में आपको 3.1 से लेके 3.6 तक सारा कुछ करना है, बस आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप का क्वेश्चंस को ओमिट करना है और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस में ज्यादा फोकस करना है। ट्राइंगल्स में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, बस बीपीटी और पाइथागोरस थ्योरम को प्रूविंग वाला पार्ट को देखेंगे, बाकी सारा का स्टेटमेंट को अच्छे से क्लियर करेंगे, बाकी एक्सरसाइज से कुछ भी ओमिट नहीं हुआ है।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 7.1 7.2 है, बट 7.3 आपको टोटली ओमिट हो गया है। उसका रिलेटेड क्वेश्चन, उसका रिलेटेड एग्जांपल आपको नहीं करना है। दैट इज योर एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ट्रिगोनोमेट्री में भी वैसे सारा कुछ है, बस 8.3 जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट था उसी को बस हटाया गया है, बाकी सारा कुछ आपका है। तो 8.3 रिलेटेड जितना भी एग्जांपल्स और एक्सरसाइज को आपको नहीं करना है, बाकी सारा चैप्टर्स आपको करना है। एरिया रिलेटेड और अगर आप ट्रिगोनोमेट्री कर रहे हो, मैं प्रीफर करूंगा अगर आप लोग प्लस 2 साइंस में साइंस लोग, मतलब आफ्टर 10th प्लस 2 में अगर आप लोग साइंस लोगे, 11th 12th में साइंस स्ट्रीम लोगे, तो दैट चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री आपको पूरा करना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के साथ रिवीजन के टाइम। पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप उसको स्किप कर सकते हो, बट रिवीजन टाइम में आपको उसको करना है, क्योंकि बहुत सारा कॉन्सेप्ट उसको रिलेट करता है 11th क्लास में, ठीक है। और एरिया रिलेटेड टू सर्कल में वैसे सारा कुछ को करना है, बस 12.2 को का जो सेंट्रल एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री उसको ओमिट करना है, बाकी सारा कुछ करना है। और बाकी 12.2 12.3 भी है, बट सिंपल क्वेश्चंस विल बी देयर लाइक एनसीईआरटी लेवल का, और प्रोबेबिलिटी में कुछ ओमिट नहीं हुआ है, फुल चैप्टर इज देयर, नो रिडक्शन विल बी देयर। सो दीज आर द 8 चैप्टर्स। अभी थोड़ा मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं बच्चों। मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है, देखो जैसे कि रियल नंबर जो आपका चैप्टर नंबर 1 है उसमें से 6 मार्क आपका आ रहा है, उसमें से आपका कितना मार्क आ रहा है, 6 मार्क, 6 मार्क विल बी देयर, ठीक है। एमसीक्यूज है, ऐसा नहीं कि 8 चैप्टर है 5-5 एमसीक्यू, ऐसा नहीं, वो मार्किंग दे दिया है, इसलिए ध्यान से देखना है। रियल नंबर में 6 मार्क, आप लोग इसको भी मार्क करके कॉपी में लिख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि उस रिलेटेड आपको वेटेज में से थोड़ा प्रॉब्लम ना हो। पॉलिनोमियल्स और लीनियर इक्वेशन से आपका 10 मार्क आ रहा है, मतलब 10 मार्क्स फ्रॉम दीज 2 चैप्टर्स, ओके। ट्राइंगल से आपका 6 मार्क आ रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपका 6 मार्क आ रहा है, ट्रिगोनोमेट्री से आपका 5 मार्क आ रहा है, एरिया रिलेटेड सर्कल से 4 मार्क आ रहा है, प्रोबेबिलिटी से 3 मार्क। तो मैं सोच रहा था कि प्रोबेबिलिटी से और ज्यादा होना चाहिए था, बट प्रोबेबिलिटी से 3 मार्क बोला गया है, एरिया रिलेटेड सर्कल 4 मार्क, ट्रिगोनोमेट्री 5 मार्क, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ट्राइंगल 6 मार्क ईच, पॉलिनोमियल्स लीनियर का इंडिविजुअल नहीं बोला है, दोनों का मिला के 10 बोला है, तो हो सकता है 5-5 आ सकता है, 6-4 भी आ सकता है, बट वो रिलेट करके बोला है। और चैप्टर 1 जो रियल नंबर है उसमें से 6 मार्क। So these are all the concepts of your chapter term number 1. Total MCQs 40 questions, total mark 40 marks, and total time will be 1.5 hour, that means 90 minutes, and which will be held in November-December 2021. क्लियर है बच्चों? दिस इज ऑल अबाउट योर टर्म नंबर 1। देखो पूरा डिटेल में पूरा कॉन्सेप्ट वाइज मैंने बता दिया, एंड आई होप सारा कोई टर्म 1 का जितना भी कॉन्सेप्ट था उसको आप लोग बुक में लिख लिए होगे। अगर लिख लिए हो, जो बच्चे देख रहे हो, एक बनता है बेटा, बहुत बनता है, क्योंकि बहुत सारा मैंने पूरा खतरनाक वे से आप लोग को समझाया है, तो एटलीस्ट एक तो बनता है ना, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात सर, आप बोले, हमने दे दिया एक थम्स अप। अभी आते हैं टर्म 2 में। टर्म 1 खत्म, टाटा बाय बाय। टर्म 1 का टाटा बाय बाय कर देना नवंबर-दिसंबर में, ठीक है, क्योंकि वो और टर्म 2 में नहीं आने वाला। तो टर्म 1 में जो जो पढ़ लिया ना उसको टाटा बाय बाय कर देना, उसको रख देना। अभी फोकस हमारा होगा टर्म 1 के बाद टर्म 2 में। टर्म 2 आपका यहाँ पे 8 चैप्टर था, टर्म 2 में थोड़ा सा एक चैप्टर मतलब कम किया, टोटल 15 चैप्टर्स विल बी देयर, तो यहाँ पे 7 चैप्टर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। कौन सा जो रह गया, ऑब्वियसली यहाँ पे कौन सा आ रहा है, मैं पहले चैप्टर बता देता हूँ, क्विकली थोड़ा बता देते हैं, ज्यादा लेंदी नहीं करूंगा मैं। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक, चैप्टर 5 एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, चैप्टर 10 सर्कल, चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन, चैप्टर 13 सरफेस एरिया वॉल्यूम, चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। एनसीईआरटी पकड़ के बैठे हो आप लोग। टर्म 1 का तो मैंने बता दिया, आई होप कि मार्क भी कर लिए होगे आप लोग, वेटेज भी लिख लिए होगे, क्या क्या डिलीट हुआ है उसको भी मार्क कर लिए होगे, क्या क्या है उसको भी मार्क कर लिए होगे। टर्म 2 में भी सेम कॉन्सेप्ट उसी के हिसाब से डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर 4 बच्चों हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, जो कि बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है। वहां पे 4 एक्सरसाइज होते हैं, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वाला कॉन्सेप्ट को हटाया गया है। कंप्लीटिंग द, देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वन इज योर सिंपल फॉर्मूला, दैट इज योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सेकंड वन इज योर जस्ट फैक्टराइजेशन, जो हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन बोलते थे। थर्ड वाला जो था कंप्लीटिंग, वो पूरा नया था स्टैंडर्ड 10 में, जो कि अच्छा भी था, बट डिलीट कर दिया। बट मैं बताऊंगा, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री आपका 11th में यूज होने वाला है, ये भी सारा कुछ आपका 11th 12th में यूज होने वाला है, तो मैं प्रीफर करूंगा समझ के रखना। एग्जाम पॉइंट ऑफ के लिए उस टाइप का क्वेश्चन नहीं करना है, बट समझ के रखना है। ऐसा नहीं कि नहीं है मतलब टोटली नहीं पढ़ेंगे, फिर बैठे रहना क्लास 10th के बाद फिर याद करना कि हाँ सर बोल लेते, थोड़ा सा पढ़ लेते तो होता है, ठीक है। तो उतना मूर्खामी मत करना आप लोग, ठीक है। तो इसलिए 4.3 पूरा तो ओमिट नहीं हुआ है, इसलिए मैं इसको डबल सर्कल कर देता हूं। आधा पार्शियली ओमिट हुआ है, मतलब 4.3 में
कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वाला जो जो क्वेश्चन है उसको ओमिट करना है, बाकी सारा को करना है। इसलिए मैं पार्शियल डिलीट किया, ऐसा नहीं कि 4.3 को पूरा नहीं करेंगे फिर बोलना कि सर आप तो 4.3 में मार्क किए थे। तो इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को पूरा देखो, देखने से ही पता चलेगा। स्क्रीनशॉट लेके बस ले जाने से तो मुझे ही बोलते, मैं तुमको फोटो भेज देता, बैठ के लिख लेते, ठीक है। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको समझना है, इसलिए तो मैं बना रहा हूँ ना वीडियो, वरना तो मैं लिख के आपको दे देता, पोस्ट कर लेता, समझ जाओ बोल के। क्लियर है तो कॉन्सेप्ट। तो ये हो गया आपका 4.3 का, सारा कुछ डिलीट नहीं हुआ है बट 4.3 का कुछ पार्ट डिलीट है, इसलिए मैं इसको डबल सर्कल करके रखा हूं कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वाला जो जो कॉन्सेप्ट है, जो जो एग्जांपल्स है उसको करना नहीं है, बाकी सारा को आपको करना है चैप्टर 4 में। और बाकी सारा है 4.1 है, 4.2 है, 4.4 आपका नेचर ऑफ द रूट, सारा कुछ है और कुछ ओमिट नहीं हुआ है। तो पर्टिकुलर कोई भी वैसा एक्सरसाइज ओमिट नहीं हुआ है, बस जो जो मैंने बोला उस टाइप का क्वेश्चन आपका ओमिट हुआ है, तो उस टाइप का क्वेश्चन को आपको हटाना है, मतलब उस टाइप का क्वेश्चन को आपको करना नहीं है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी वो मेंशन करके बोला है, तो डेली बेस्ड प्रॉब्लम जो मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स होता है उसको भी ध्यान देना है, बट वो बोला है कि नॉर्मल सिचुएशनल प्रॉब्लम ही आएगा, मींस एनसीईआरटी लेवल के जो जो क्वेश्चन है उस टाइप का, मतलब वो एक हिंट दे रहा है कि एनसीईआरटी लेवल का जितना भी क्वेश्चन है आपको उसको अच्छे से पूरा करना है, ठीक है। और ज्यादा मतलब ज्यादा भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बट एनसीईआरटी लेवल का वो ज्यादा प्रीफर कर रहा है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दिस इज द कॉन्सेप्ट कि 4.3 का जो जो पार्ट कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में है वो पार्ट को आपको हटाना है, बाकी सारा कुछ करना है, इंक्लूडिंग 4.1, 4.2 एंड 4.4, ठीक है। चैप्टर 5 में आते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 5.1 तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट, 5.2 आपका जो नॉर्मल टर्म्स वाला, 5.3 में सम वाला था, ठीक है ना। 5.3 भी वैसे टोटल ओमिट नहीं हुआ है, वहां पे भी पार्शियल ओमिट हुआ है, इसलिए मैं पूरा काट नहीं रहा हूं। क्या ओमिट हुआ है? डेली लाइफ प्रॉब्लम्स जो होता है सम रिलेटेड, वो पूरा मेंशन कर दिया कि सम रिलेटेड जो nth टर्म का सम होता है ना, एसएन जो बोला जाता है, एसएन सम रिलेटेड जितना भी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स है उसको आपको ओमिट करना है, बाकी सारा को आपको करना है, ठीक है बच्चों। तो क्या क्या है पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए आप लोग गो थ्रू द एनसीईआरटी, आपको मिल जाएगा 15 से आई थिंक 21 5.3 में उस टाइप का क्वेश्चंस कुछ है, तो उसको ओमिट करना है। बस अभी इतना तो पढ़ाई करो, उतना तो समझ में आ जाएगा ना ये कौन सा रिलेट कर रहा है। अभी वो भी नहीं आएगा तो बताना, फिर अगर आपको पूरा क्वेश्चन वही चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन सर हमको करना है, कौन सा क्वेश्चन को पर्टिकुलरली एक्सरसाइज से ओमिट करना है, तो वो आप कमेंट करना मुझे मतलब कमेंट सेक्शन में आफ्टर वाचिंग द वीडियो। अगर बहुत सारा कमेंट आया बच्चों का कि हाँ सर आपको हमको पूरा मार्क वाइज चाहिए, क्वेश्चन वाइज चाहिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना है, तो उसके ऊपर में भी काम करूंगा मैं और उसको बनाऊं, बट दैट इज ओनली पॉसिबल अगर आप लोग कमेंट करके मुझे बताओगे, बस ऐसे में नहीं लाने वाला मैं, ठीक है। सो दैट इज योर ऑल कॉन्सेप्ट अबाउट एपी। तो सारा कुछ करना है, बस वो सम रिलेटेड डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, कुछ बच्चे सम लिखा रहता है मतलब वो एसएन वाला प्रॉब्लम भी करना बंद कर देते हैं, वो ऐसे में बूढ़ जाओगे बेटा, डूब जाओगे, सॉरी बूढ़ जाओगे बोल रहा हूं, डूब जाओगे, ठीक है। एसएन रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करना है, बट डेली लाइफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सम वाला क्वेश्चंस को नहीं करना है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स हो सकता है, बट मैं प्रीफर करूंगा कि आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो एमसीक्यू में केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन यहाँ पे जो टर्म 2 होने वाला है वो 40 मार्क तो होने वाला है, तो एमसीक्यू तो नहीं, वो सब्जेक्टिव होने वाला है। तो सब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन भी दे देगा वो, और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन में डेली लाइफ प्रॉब्लम आता है, ठीक है। यहाँ पे बोल देगा नहीं करना, वहां पे दे देगा, तो हमको सिचुएशनल प्रॉब्लम से रिलेट करना नहीं आएगा, सीखेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग मतलब फंस जाओगे, ठीक है। तो मैं प्रीफर करूंगा कर लेने से अच्छा है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगर वो बोल रहा है तो उसको थोड़ा सा लेस आप लोग प्रायोरिटी दे सकते हैं एज कंपेयर टू अदर्स। क्लियर है बच्चों? तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5, दैट इज योर क्वाड्रेटिक एंड एपी, जिसका की वेटेज कितना है 10 मार्क का है। मैं पहले से अभी एक एक करके बता दे रहा हूं। तो क्वाड्रेटिक और एपी का 10 मार्क, टोटल का 10 मार्क, 5-5 हो सकता है, 6-4 हो सकता है, वो डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन के ऊपर, बट दोनों मिला के 10 मार्क आने वाला है क्वाड्रेटिक एंड एपी से, ठीक है। तो आते हैं फिर चैप्टर नंबर 9 से बच्चों। चैप्टर नंबर 8 तो ट्रिगोनोमेट्री हमने टर्म 1 में टाटा बाय वे कर लिए थे। चैप्टर नंबर 9 जो एप्लीकेशन उसका था, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, वहां से कुछ भी पोर्शन ओमिट नहीं हुआ है, फुल पोर्शन विल बी देयर, नो रिडक्शन। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बट वहां पे भी कुछ कुछ मेंशन किया है कि वही 60-90 एंगल्स वाला ही मतलब क्वेश्चन आएगा, ज्यादा मतलब घुमा फिरा के वो नहीं देगा, मतलब जो एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है उसी को ज्यादा फोकस करेंगे। तो वो वहां पे डिलीट कुछ नहीं हुआ है, बट उस रिलेटेड क्वेश्चन को आपको ज्यादा थोड़ा फोकस करना है। दिस इज ऑल अबाउट योर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, मतलब फुल एंड फाइनल देखेंगे तो सारा कुछ चैप्टर आपको करना है, कुछ भी ऐसा पर्टिकुलर एक्सरसाइज है, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज, सॉरी यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज तो नहीं लिखा, बट एक ही एक्सरसाइज है वहां पे, तो वो उसको आपको अच्छे से करना है। सर्कल चैप्टर में आते हैं, और उसका जो बच्चों ये है क्या वेटेज है वो 7 मार्क का है, 7 मार्क का है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो का। ट्रिगोनोमेट्री है, मैं ट्रिगो लिखा हूं उसको शॉर्टकट में। सर्कल्स चैप्टर 10, वन ऑफ द नाइस चैप्टर, फुल
मीन्स यहाँ पे भी नो रिडक्शन, एवरीथिंग विल बी देयर। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और सर्कल मैंने बोला था पहले से ही, हमने चैप्टर सर्कल ही हमने पहले पढ़ा था, जिसमें कि सर्कल में बहुत सारा मतलब शॉर्ट क्वेश्चन अराइज हो सकता है, बहुत सारा प्रूविंग भी है अच्छा एनसीईआरटी लेवल का बहुत ही अच्छा प्रूविंग है, सारा को देखना है, तो इसीलिए इसमें से कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है। फिर भी वो बोला है कि ज्यादा मतलब क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, सिंपल क्वेश्चन, मतलब वो बार बार हिंट दे रहा है कि एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन को ही आपको प्रैक्टिस करना है। तो वहां से सर्कल, फिर आ जाएंगे ज्योमेट्री पार्ट कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन में भी आते हैं, सर्कल के बाद चैप्टर 11 होता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में भी आपको सारा कुछ करना है, बस सिमिलर ट्राइंगल्स को रिलेट करने वाला 11.1 में देखो 1 नंबर को अगर छोड़ दोगे तो 2 नंबर से लेकर 7 8 नंबर तक सारा कुछ प्रॉब्लम सिमिलैरिटी ऑफ द ट्राइंगल से बिलोंग कर रहा है। मतलब एक ट्राइंगल का सिमिलरली और एक ट्राइंगल बनाओ, एक ट्राइंगल का सिमिलरली और एक ट्राइंगल बनाओ, तो उस टाइप का क्वेश्चंस को कट करना नहीं है। तो ऐसा नहीं कि सारा कुछ करना नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन वहां पे रह रहा है जो कि लाइन डिवीजन का ऊपर में रह रहा है, तो इसीलिए मैं पूरा को नहीं कट कर रहा हूँ, पार्शियली कट कर रहा हूँ, बट 1 नंबर को छोड़ के बाकी जितना सिमिलैरिटी वाला क्वेश्चन है उसको आपको हटा देना है, मतलब करना नहीं है। उस टाइप का अदर कहीं पे भी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, उसको हटाना है। बाकी 11 टेंजेंट वाला प्रॉपर्टी वो वाला है। तो 3 कंस्ट्रक्शन ही हो, मतलब 3 टाइप का है जब हम पढ़ेंगे, या फिर अगर पढ़ लिए हो। पहला है लाइन डिवीजन का, लाइन डिवीजन, एक लाइन दिया होगा उसको डिवाइड करना है, वो है हमारा। सेकंड में था सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल, इसको हटाया गया है। और 3 में था हमारा क्या, टेंजेंट, ड्राइंग ऑफ ए ट्रायंगल। तो ये फर्स्ट एंड थर्ड है, सेकंड वाला खत्म, ठीक है, सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल खत्म। यहाँ पे मैं और एक देखा लास्ट में कि एक्सटर्नल डिवीजन का कॉन्सेप्ट भी हटाया गया है। एक्सटर्नल डिवीजन मतलब एक लाइन दिया होगा और एक्सटर्नली उसको डिवाइड कर रहा होगा, तो वैसा तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी अगर अदर बुक से कहीं पे भी कर रहे हो तो एक्सटर्नल डिवीजन वाला को भी हटाना है। तो जो रेड में लिखा है ना, जो दीज आर द रिडक्शन पार्ट, हाँ, तो ये वाला एक्सटर्नल डिवीजन एनसीईआरटी में नहीं है, बट अगर कोई अदर बुक से कर और एक्सटर्नली वाला क्वेश्चन मिल गया तो उसको हटाना है। इंटरनली वाला कर सकते हो जो कि एनसीईआरटी में है, बट एक्सटर्नली कहीं पे मिल गया तो उसको भी हटाना है। मतलब सिमिलरिटी ऑफ द ट्राइंगल वाला क्वेश्चन और एक्सटर्नल डिवीजन वाला क्वेश्चन फ्रॉम योर कंस्ट्रक्शन आपको करना नहीं है, वो डिलीट हो गया है। तो सर के 11.1 पूरा नहीं करेंगे, नहीं, 11 में एक नंबर बस करना है आपको, 1 नंबर, बाकी सारा को हटा सकते हो। और 11.2 तो टेंजेंट वाला है, उसको तो पूरा ही करना है। तो दैट इज ऑल अबाउट योर 11.1 एंड 11.2, दैट इज योर कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट भी पूरा क्लियर हो गया बच्चों सबका। अभी आते हैं फिर सरफेस एरिया वॉल्यूम। और अच्छा देखो, और जो ज्योमेट्री वाला पार्ट था ना आपका सर्कल एंड कंस्ट्रक्शन, वहां से आपका 9 मार्क आ रहा है, 9 मार्क्स विल बी देयर। तो 9 मार्क्स विल बी देयर, मतलब चैप्टर 10 और चैप्टर 11 को मिला के 9 मार्क, टोटल 9 मार्क बोला है। वो मार्किंग फिर पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर आएंगे चैप्टर नंबर 13 12, तो वहां पे हम एरिया रिलेटेड सर्कल यहाँ पे कर लिए थे। 13 चैप्टर यहाँ पे है, जहाँ पे कि 4 एक्सरसाइजेस विल बी देयर, 13.1 13.2 13.3 13.4। और मैंने पहले से ही आपको बोल के रखा था कि आपका फ्रस्टम वाला पार्ट पिछला साल भी ओमिट हुआ था, अगर इस बार रिड्यूस हुआ तो इस बार भी फ्रस्टम ओमिट होगा, एंड फाइनली वो वाला ओमिट कर दिया है। अच्छा क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा घुमा फिरा के आता था फ्रस्टम वाला, उससे जो फॉर्मूला था थोड़ा सा ट्रिकी वाला फॉर्मूला था, बट हमने कर लिया था, बट नो प्रॉब्लम, उसको वाला वो वाला को हटाया गया है टोटल। तो फ्रस्टम रिलेटेड 13.4 टोटली आपको ओमिट करना है, उस रिलेटेड कहीं पे भी क्वेश्चन आपको मिलेगा तो उसको आपको अटेंड नहीं करना है। मतलब 13.1 13.2 और 13.3 ही बस करना है, 13.4 पूरा ओमिट। टाटा बाय बाय। क्लियर है कॉन्सेप्ट? वहां से 6 मार्क का आ रहा है, बस सरफेस एरिया से 6 मार्क का आ रहा है। ठीक है, बस लास्ट बचा स्टैटिस्टिक्स, बहुत ही इजी चैप्टर, बहुत ही इजी चैप्टर। प्रोबेबिलिटी जैसे इजी होता है, स्टैटिस्टिक्स और इजी होता है। उसमें से भी आपको क्या करना है, अच्छा स्टैटिस्टिक्स में मैंने यहाँ पे लिखा है, सॉरी यहाँ पे मैंने नो रिडक्शन लिख दिया ना, नहीं यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, फुल नहीं है यहाँ पे, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से जल्दी में फ्लो में लिख दिया है, यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। देखो क्या रिडक्शन हुआ है, वहां पे आपका कितना एक्सरसाइजेस है बताओ, 14.1 है, 14.2 है, 14.3 है, 14.4 है, ठीक है ना। 14.1 में बच्चों देखेंगे आप, एक है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन 3 मेथड होता है ना, डेविएशन 3 मेथड होता है आपका, पता है? तो तीन मेथड क्या क्या होता है, एक होता है नॉर्मल मीन, जो मीन निकालते थे, नॉर्मल मीन जो रहता है, और एक होता है सेकंड मेथड एज्यूम, एक होता है डायरेक्ट मेथड, जो डायरेक्टली हम मीन निकालते थे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई करके, वो डायरेक्ट मेथड था, वो वाला है। फिर सेकंड मेथड एज्यूम्ड मीन वाला था, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाई एफ आई जो था, वो था एज्यूम मीन, वो वाला भी है। बट थर्ड वाला जो था स्टेप डेविएशन, जहां पे कि यूआई वगैरह निकाल रहे थे, थर्ड मेथड जो था, वो थर्ड मेथड रिलेटेड क्वेश्चंस को नहीं करना है। दैट मीन्स कि मीन तो है, ऐसा नहीं कि मीन तो 14.1 है,
पार्शियली ओमिट हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे डबल सर्कल कर दे रहा हूँ। मतलब मीन वाला कॉन्सेप्ट तो है हमारे पास, बट मीन का स्टेप डिवीजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि मीन का स्टेप डिवीजन नहीं मतलब मीन ही नहीं है, बस बैठे रहना सही, ठीक है। एग्जाम में वो बोला है कि स्टेप डेविएशन मेथड नहीं करना है, बट हमारे पास डायरेक्ट मेथड है, हमारे पास एज्यूम मीन मेथड है, उसमें कर सकते हैं। बट स्टेप डेविएशन वाला रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो वाला नहीं आएगा। बट ऐसा नहीं कि मीन नहीं आएगा, बच्चों समझने में गलती कर लेते, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखो आराम से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जो भी टीचर बोल रहे क्या बोल रहे समझो उसको, ठीक है। तो मीन रिलेटेड क्वेश्चन आपको करना है, बट स्टेप डेविएशन वहां पे यूज नहीं करना है, क्योंकि वो वाला ओमिट हुआ है। स्टेप डेविएशन और एक था आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, और ओजीव बोलते थे ना, OGIVE, ओजीव ग्राफ जो बोलते थे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ और ओजीव ग्राफ, वो था आपका आई थिंक 14.4 में। तो 14.4 का जो टोटली था ना, आई थिंक 14.4 का टोटली था, वो टोटली ओमिट हो गया है, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ या फिर ओजीव जो बोलते थे, मोर देन लेस देन ग्राफ, मोर देन ओजीव लेस देन ओजीव, वो वाला ग्राफ जो था 14.4 में, वो वाला टोटली ओमिट किया गया है, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, और ओजीव उसको बोलते थे। क्लियर है? तो स्टैटिस्टिक्स में आपको सारा कुछ करना है, बस ये दोनों पार्ट डिलीट हुआ है। 1 ईयर फॉर्मेट 14.1 का स्टेप डिवीजन मेथड, क्यों इसीलिए मैं डबल सर्कल किया हूं, ताकि उसको करना है आपको। 14.4 पूरा को रेड किया हूं मैंने, गलती से ग्रीन कर दिया, मतलब 14.4 पूरा करना है। बस एक बार एनसीईआरटी चेक कर लेना और एक बार, मुझे इतना फील हो रहा है कि 13.4 में सारा कुछ में ओजीव वाला ही कॉन्सेप्ट था, बट अगर नहीं होगा तो ओजीव वाला क्वेश्चन को बस रिलेट करना है, अगर और कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा है तो उसको कर लेना। बट CF ग्राफ will be deleted, that is ogive graph here, maximum जो less than ogive more than ogive जो ग्राफ होता है उस वाला कॉन्सेप्ट को डिलीट किया गया है। और स्टैटिस्टिक्स का जो यहाँ पे वेटेज है वो 8 मार्क का है, दैट इज ए गुड थिंग बच्चों। मार्क यहाँ से बहुत ही अच्छा आएगा, मतलब यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन श्योर शॉट आ जा रहा है, मतलब एक हिंट मिल रहा है। अगर सब्जेक्टिव हुआ 40 मार्क का, तो यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन श्योर शॉट है, तो और बहुत ही इजी चैप्टर है, तो इसको एक्सरसाइज को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो अभी से। सो दीज आर द टर्म 2 पोर्शंस बच्चों। फिर से और एक बार रिकैप कर लेते हैं, स्क्रीन में भी आ रहा होगा, चेक कर लो एक बार। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सारा कुछ करना है, बस 4.3 से कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड्स को, बस उस टाइप का क्वेश्चंस को नहीं करना है, बाकी सारा को करना है। सेकंड आते हैं एपी, दैट इज 5.1, 5.2, 5.3 में सारा कुछ करना है, बट 5.3 में जो डेली लाइफ प्रॉब्लम है सम के रिलेटेड उसको नहीं करना है। इसका मतलब यह नहीं कि सम वाला क्वेश्चन नहीं करना है, बट उस रिलेटेड जो सम वाला क्वेश्चन है उस रिलेटेड जो जो डेली लाइफ प्रॉब्लम है सम वाला, उसी को नहीं करना है, बाकी सारा कुछ करना है। फिर इनका वेटेज कितना है, 10 मार्क का है। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में, चैप्टर 9 है वो, उसका वेटेज है 7 मार्क, वहां पे कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है, फुल चैप्टर विल बी देयर, बट वैसे ही जो एंगल है ज्यादा बड़ा एंगल ना लेके सिंपल एंगल का ही एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही आपको करना है। फिर चैप्टर 10 में आता है सर्कल, वहां पे भी कुछ रिडक्शन नहीं हुआ है, सारा कुछ आपको करना है प्रूविंग के साथ। 10.1, 10.2 जो थ्योरम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो भी डिलीट नहीं हुआ है, तो उसको अच्छे से करना है, वो वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, यूजिंग द एंड इंक्लूडिंग द अदर प्रूविंग्स ऑफ चैप्टर 10, ठीक है। 10.2 में बहुत ही अच्छा प्रूविंग्स अब दिया गया है, वो सारा को भी देखना है। स्टेटमेंट कहीं पे आ सकता है, प्रूविंग छोटा क्वेश्चन आ सकता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जा रहा है चैप्टर 10। फिर चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन, जैसे कि मैंने बोला 11.1 का बस आपको डिवीजन वाला करना है, लाइन डिवीजन वाला, बाकी सारा जो एरिया रिलेटेड टू सिमिलर ट्रायंगल्स है उस सारा कॉन्सेप्ट को हटा देना है, मतलब उसका उस रिलेटेड क्वेश्चंस को नहीं करना है। और अगर कहीं पे बाहर एनसीईआरटी में तो एक्सटर्नल डिवीजन वाला नहीं है, बट बाहर कहीं पे रेफरेंस बुक से अगर आप लोगों को एक्सटर्नल डिवीजन वाला कुछ क्वेश्चन मिल रहा है उसको भी आपको हटाना है, वो वाला भी डिलीट हो गया है। बाकी 11.2 हमारा टेंजेंट वाला प्रॉपर्टी था, मतलब टेंजेंट ड्रॉ करना, वो वाला पूरा है, तो कंस्ट्रक्शन में इजी है। तो सर्कल एंड कंस्ट्रक्शन का वेटेज अभी 9 मार्क का आ गया। फिर एरिया रिलेटेड सरफेस एरिया वॉल्यूम में सारा कुछ करना है, बस फर्स्ट वाला लास्ट वाला 13.4 को हटाना है, तो टोटल उसका रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करना है, उसका वेटेज है 6 मार्क। और यहाँ पे बोनस क्या है, 8 मार्क का आपका स्टैटिस्टिक्स आ रहा है, मतलब एक श्योर शॉट है, अगर सब्जेक्टिव हुआ तो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन तो श्योर शॉट है, और बहुत ही इजी चैप्टर है, इसलिए बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। यहाँ पे क्या ओमिट हुआ है ना, स्टेप डेविएशन मेथड बस ओमिट हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि मीन करना नहीं है, मीन करना है, सारा कुछ डायरेक्ट मेथड करना है, एज्यूम मीन करना है, बस स्टेप डेविएशन यूज करके नहीं करना है। और लास्ट वाला कॉन्सेप्ट जो था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ या फिर ओजीव ग्राफ जो था, उस वाला कॉन्सेप्ट पूरा हटाया गया है, तो उस रिलेटेड जो 14.4 में जो क्वेश्चन है उसको आपको हटाना है, बाकी सारा क्वेश्चन को करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टर्म 2 वेटेज 10, 7, 9, 6, 8, टोटल विल बी 40 मार्क। वहां पे 6, 10, 6, 6, 5, 4, 3, टोटल विल बी 40 मार्क, ठीक है। 40 टर्म 1 में थ्योरी, 40 टर्म 2 में थ्योरी, तो 40 + 40 80 मार्क हो गया थ्योरी का, और बाकी 20 मार्क इंटरनल। तो यहाँ पे इसलिए मैं मेंशन कर दिया हूँ, यहाँ पे चेक कर लो। टर्म 1 में 40 + 10 इंटरनल 50,
टर्म 2 में 40 प्लस 10 इंटरनल, मतलब 40 ये था थ्योरी वाला यहाँ से, और 10 इंटरनल। इंटरनल में आपका पोर्टफोलियो है, आपका टीचर्स जो असाइनमेंट देंगे उस नोट कॉपी सिलेक्शन, वहाँ पे भाईवा हो सकता है, नोट कॉपी हो सकता है, चेकिंग, सब्जेक्ट एनरिचमेंट टेस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी टेस्ट करवा सकते हैं। तो वो 10 मार्क टर्म 1 का और 10 मार्क टर्म 2 का वो स्कूल के हाथों में है, इंटरनल मार्क देने के हाथों। तो उसी के लिए पढ़ाई आप लोग करते रहे हो और टीचर्स को अच्छे से मतलब ऑब्वियसली मतलब उनको मतलब क्या रिस्पॉन्ड करते रहो, क्योंकि ऐसा ना हो कि रिस्पॉन्ड नहीं करोगे लास्ट में आप लोगों को बिना रिस्पॉन्स के लिए मार्क ही ना मिले, ठीक है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। इसीलिए ये 20 मार्क स्कूल के हाथों में है, टीचर्स के हाथों में है, डिपार्टमेंट टीचर्स के हाथों में, मैथ का, साइंस का, एसएसटी का अलग अलग, बाकी ये 40 थ्योरी मार्क का, ठीक है। तो टर्म 1 40 एमसीक्यूज 90 मिनट्स नवंबर दिसंबर में होगा, टर्म 2 मार्च अप्रैल में होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा और प्योरली सब्जेक्टिव होगा 40 मार्क का। बट वहां पे भी बोला है कि अगर तब कंडीशन नॉर्मल नहीं रहा, मींस कोविड का सिचुएशन रहा, ठीक है, तो वहां पे वो दैट विल बी चेंज टू एमसीक्यू टाइप 40 मार्क का, अगर वो रहा। बट पहले प्रीफरेंस देंगे वो सब्जेक्टिव का, ठीक है। तो सब्जेक्टिव है मतलब मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ही तरीके का किया गया है। तो ये जो एक बोनस है कि 8 मार्क का जो आपका स्टैटिस्टिक्स आ रहा है, वहां पे एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका हो सकता है। तो दैट्स ऑल बच्चों, बहुत ही अच्छे से मैंने डिफाइन कर दिया। एक जल्दी से जितने बच्चे देख रहे हैं जल्दी से एक थम्स अप दे देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इतना सारा डिटेल में बताया तो एक तो थम्स अप बनता है ना बच्चों, ठीक है। और टर्म 1 हो जाने के बाद उसको टाटा बाय कर देना, वो चला जाएगा। टर्म 2 को साथ करना है, और टर्म 1 जब अभी पढ़ाई करो तो टर्म 2 को टाटा बाय कर लेना। बट मैं बताऊंगा अभी क्या होने वाला है, बस इतना ही है। अभी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके उसको रख सकते हैं, या फिर अगर अभी तक आप लोग हो मतलब देख रहे हो, आप लोग ऑब्वियसली एनसीईआरटी में भी कवर कर लिए होगे, बट फिर भी रेफरेंस के लिए अगर चाहिए तो इसका पीडीएफ में दे दूंगा लिंक में, और अगर आपको स्क्रीनशॉट भी लेना है पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी। बट जो बच्चे पहले से स्क्रीनशॉट लेके चले गए हैं वीडियो ना देख के, वो लोग को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, आई होप, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। बट अभी भी कुछ बच्चों को अगर लगता है कि सर हमको पर्टिकुलर नंबर्स आप बताएंगे एक्सरसाइज में, कौन सा नंबर हमको करना है, कौन सा नंबर हमको करना है, बहुत बच्चों का कंफ्यूजन वहां पे भी रहेगा ना कि कौन सा टाइप का क्वेश्चन सर करना है, कौन सा क्वेश्चन, मतलब 5.3 का जैसे यहाँ पे है डेली लाइफ प्रोडक्ट, सर कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, कौन सा क्वेश्चन वो वाला ही बता दीजिए, मतलब 1 2 3 करना है, 4 5 नहीं करना है, 6 7 करना है, वैसा अगर बताना चाहते हो, मतलब वैसा अगर चाहते हो तो जब तक आप लोग कमेंट नहीं करोगे, मतलब जितने बच्चे यहाँ पे कमेंट नहीं, अगर बहुत ज्यादा कमेंट आया मुझे लगा तो मैं ही करूंगा, वरना आप लोग खुद ही कर लेना, मैं क्लास में डिस्कस करवा दूंगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर बच्चों दिस सिलेबस कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास 10 मैथमेटिक्स ऑफ एज पर द सीबीएसई। तो बस स्क्रीनशॉट ले लो और उसको जल्दी से नोट डाउन कर लो आप लोगों की कॉपी में, एनसीईआरटी में मार्क कर लो, बट पेन में मत करना, पेंसिल में करना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट मिलेंगे और एक क्लास में, जो पोर्शन बाकी रहा उसको जल्दी से कवर करके हम फिर रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, टाटा। ओके बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप कि जितना भी हमने अभी तक डिस्कस किया सारा कुछ आप लोग एनसीईआरटी में कवर कर लिए होंगे, सारा कुछ नोट्स में बना दिए होंगे, क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा, टर्म 2 में क्या क्या आने वाला है, टर्म 2 में क्या क्या आने वाला है, टर्म 1 का वेटेज क्या है, टर्म 2 का वेटेज क्या है, कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या क्या करना है हमको, क्या क्या डिलीट करना है, क्या किसको थोड़ा सा ज़्यादा देखना है, किसको थोड़ा सा कम देखना है, सारा कुछ मैंने पूरा डिटेल में आपको डिस्कस कर दिया। तो जो बच्चे अभी तक हैं आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया बच्चों, एक कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर एक कमेंट करके बताना कि आप लोग को ये मतलब सही लगा कि नहीं, और आप लोग इफेक्टिवली इसको समझ पाए कि नहीं। अगर कहीं पे भी कुछ सजेशन चाहिए या फिर कुछ भी रिकमेंडेशन आप दे सकते हो, और क्या टॉपिक के ऊपर आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसको भी कमेंट करके बताना जरूर, ताकि मैं उसका स्ट्रैटेजी वाला वीडियो हो गया कि अगर कुछ टाइम टेबल वाला वीडियो हो गया, क्या क्या आपका क्या पर्सनल क्या चाहिए उस रिलेटेड अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं कमेंट देख के ट्राई करूंगा कि उस रिलेटेड वीडियो क्या आऊँ। तो कि जितना मतलब मैं चाहता हूँ कि जितना बेनिफिट आप लोग को मिले उतना मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। बच्चे के पास रीच पहुँच जाना चाहिए, बहुत जितना ज़्यादा बच्चे देखेंगे उतना रीच ज़्यादा बढ़ेगा, उतना रीच ज़्यादा बढ़ेगा तो ऑब्वियसली मुझे मोटिवेशन और मिलेगा, और मैं ऐसे ही एनर्जी से लेके आप लोगों को लिखे वीडियो लेके आता रहूँगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर योर दिस वीडियो। तो बस और कुछ टिप्स देना था मुझे, जैसे कि हमारा टर्म 1 में हमारा 8 चैप्टर आ रहा है, टर्म 2 में हमारा 7 चैप्टर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है कि टर्म 1 में 8 चैप्टर आ रहे हैं मतलब 8 ही चैप्टर आपको अभी करना है, बाकी 7 चैप्टर को टर्म 2 में छोड़ देना है। क्या आप लोगों को लग रहा है यहाँ पे बोला गया है नवंबर टू दिसंबर के एग्जाम होने वाला है, तो मान लो कि वो दिसंबर फर्स्ट वीक में स्टार्ट हुआ, दिसंबर मतलब एंड मिड तक वो खत्म हुआ, तो मतलब आपके पास बचा कितना, दिसंबर का आधा बचा, तो वो तो चला जाएगा ऐसे में ही, फिर जनवरी फरवरी मार्च,
या फिर मार्च में एग्जाम कर सकता है। तो क्या लगता है आपको 2 या 3 महीने में आप लोग का ये 7 चैप्टर पूरा कवर करके रिवीजन कर सकते हो? मुझे नहीं लग रहा, ठीक है। तो इसीलिए मैं प्रीफर करूंगा कि टर्म 1 को करते तो रहेंगे, बट टर्म 1 को करने के साथ आपको टर्म 2 का भी एटलीस्ट 4 चैप्टर, 3 या 4 चैप्टर अभी से कंप्लीट करके रखना है जब तक आप लोग टर्म 1 कंप्लीट कर रहे हो। ताकि क्या होगा ना, टर्म 2 में जब हम जाएंगे तो आपके पास सब 2 या 3 चैप्टर बचेगा अच्छे से पढ़ाई करने के लिए। बाकी चैप्टर आप लोग पढ़ लिए होंगे, बस उसको रिवाइज करना है, तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव, ठीक है। तो जो बच्चे अभी से समझ के रख रहे हैं कि 8 चैप्टर ये करना है, बाकी 7 चैप्टर तब करना है, कहीं ना कहीं वहाँ पे आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। जितना आपको अभी लग रहा है रियलिटी में उतना ईजी नहीं है उसको करना, और उसमें ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी है, जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है, सरफेस एरिया वॉल्यूम है, स्टैटिस्टिक्स है। तो इसीलिए मैं प्रीफर करूंगा कि आप लोग टर्म 1 का जितना 8 चैप्टर है वो तो ऑलरेडी अभी तक कंप्लीट हो भी गया होगा स्कूल में, या फिर कहीं पे 1-2 चैप्टर बाकी रहेगा, तो उसको जल्दी से कंप्लीट करके टर्म 2 का जो छोटा एटलीस्ट चैप्टर है वो 3-4 चैप्टर को कवर करके रख लो अभी से, ताकि आपको टर्म 2 में बर्डनाइज ना होना पड़े। दिस इज माय टिप नंबर 1। एंड टिप नंबर 2 बच्चों मैं बोलूंगा, सीबीएसई पूरा सर्कुलर में मेंशन करके रखा है कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस विल बी देयर। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस मींस आपको ओनली एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक आता है, उसमें से क्वेश्चंस करो। उसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज है, उसका अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी लेवल का ही क्वेश्चन है, उसको प्रीफर कर सकते हैं। बाकी अभी कुछ 2 दिन पहले ही आपका सिलेबस आया, तो इस सिलेबस के अनुसार बहुत सारा अभी टेस्ट पेपर भी आएगा, तो वो टेस्ट पेपर को रिव्यू करके जो टेस्ट पेपर मुझे अच्छा लगेगा मैं उसका रिव्यू भी आपको दूंगा कि कौन सा टेस्ट पेपर से ज़्यादा करना है, कहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिवली आप लोग कर सकते हो, और कहाँ पे ज़्यादा टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा जो कि प्रीफर करके आप लोग बहुत ही इफेक्टिवली कर सकते हो। बट वो तो आने में अभी 1 महीना है, तो 1 महीने के अंदर आप लोग को एनसीईआरटी को पूरा पानी कर देना है, एनसीईआरटी को पूरा कवर कर देना है। एटलीस्ट आप लोग अगर एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करके जा रहे हो ना एग्जाम देने, तो 84 के आ रहे हो आप लोग, 44 के आ रहे हो, मतलब टर्म 1 और टर्म 2 में, ठीक है। तो बस वही कॉन्सेप्ट था कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को पहले प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में जो मतलब कॉन्सेप्ट दिया गया है बाहर में कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। आरएस और आरडी में भी वही सेम क्वेश्चन है, रेफरेंस बुक में भी सेम कॉन्सेप्ट है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा होता है। बट एनसीईआरटी में जितना क्वेश्चन है वो दैट इज मोर देन अनफ, ठीक है। तो इसीलिए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को पूरा पानी कर देना है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस को पूरा अच्छे से करना है। और बच्चे दैट इज टिप नंबर 2 की आपको एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चंस को करना है, और सीबीएसई बोल दिया है कि वर्ड प्रॉब्लम जो है, जो बहुत सारा क्वेश्चंस है वो एनसीईआरटी लेवल का ही आपको करना है, बहुत हाई लेवल का आपको नहीं जाना है। क्योंकि बहुत सारे बुक में क्या होता है ना, एंट्रांस लेवल का भी दे देता है कभी कभी, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स फ्रॉम द एनसीईआरटी, तो उस टाइप का क्वेश्चंस को आपको ज़्यादा देखना नहीं है, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन ही इस बार आने वाला है। और थर्ड वाला हम मैंने बोलना चाहता हूँ टिप, थर्ड हो कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो आपका टर्म 1 में आने वाला है, तो एमसीक्यू बेस्ड बहुत बच्चे अभी कंफ्यूज हो रहे हैं कि एमसीक्यू सर कहाँ से करेंगे, कहाँ से नहीं करेंगे। तो एमसीक्यू ऐसा कहाँ से करने का नहीं करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एमसीक्यू अगर करना है तो आपको कॉन्सेप्ट पहले समझना पड़ेगा। अगर कहीं पे लिखा है कि HCF फाइंड द HCF ऑफ 4 and 8, हमको पता है HCF 4 and 8 इज 4 होता है, तो वहाँ पे एमसीक्यू बस आंसर में दे देगा 4801, तो ऑब्वियसली हमको पता है, तो कॉन्सेप्ट हमको पता होगा HCF क्या होता है, कैसे निकालता है, तभी तो हम उसका ऑप्शन पता चलेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो हमको कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना है, तो इसीलिए नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का हर एक लाइन को आपको पढ़ना है, प्रूविंग वाला पार्ट ज्योमेट्री में प्रूविंग वाला स्टेटमेंट सबको पढ़ना है। बस एक्सरसाइज करके एनसीईआरटी पानी करने का मतलब, सर आपने बोला था एनसीईआरटी करना, हमने एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन दीजिए हम कर लेंगे, उसका मतलब कोई नहीं। जब मैं कुछ डेफिनेशन पूछ दूंगा तो नहीं आएगा, तो वो उसका कुछ मतलब नहीं हो रहा है। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज करने के साथ आपको नोट्स, आपको जो मतलब मेमोरी कैप्सूल जो भी होगा, मतलब स्टडी रिवीजन नोट्स, छोटा नोट्स, स्मॉल रिवीजन नोट्स, आपके कॉपी में जो छोटा पॉइंट्स बनाए हो, स्कूल में जो भी पढ़ा रहे हैं, कहीं पे अभी आप लोग पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे जो पॉइंट्स सर आपको बोल रहे हैं वो छोटा पॉइंट्स को अंडरलाइन करके रखो। वो सारा कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है। जैसे सर्कल चैप्टर में बहुत सारा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आ सकता है, सारा क्वेश्चन से एमसीक्यू प्रोबेबिलिटी तो ढेर सारा एमसीक्यू आ सकता है। कुछ भी आप लोग खुद से भी बना के आप लोग कर सकते हो, नंबर को चेंज कर दो और खुद से ही प्रिपेयर कर दो, तो आप लोगों को भी एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो एमसीक्यू ऐसा कुछ नहीं कि एमसीक्यू मतलब सर कहाँ से करेंगे, एमसीक्यू अपने आप से ही करना है, आपको बुक रीड करना है, एनसीईआरटी करना है, एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चंस करना है, फिर जो सैंपल पेपर आएगा ऑब्वियसली वहाँ पे तो ढेर सारा एमसीक्यू आपको करना ही है। एग्जाम्पल में बहुत सारे एमसीक्यूज है, उसको कर सकते हो, फिर नेट में सर्च करोगे तो बहुत सारे एमसीक्यूज भी मिल जाएगा, और जहाँ पे स्कूल वाले भी आपको वो प्रोवाइड करेंगे, तो उसका प्रॉब्लम नहीं है। बट आप लोग पढ़ाई करते रहो, इधर उधर दिमाग मत मतलब करो, क्योंकि अभी आपका टाइम है कॉन्सेंट्रेट करना पढ़ाई के ऊपर। अभी ढूंढने में अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो पढ़ने में मतलब मज़ा नहीं आएगा। हाँ, बात कि बस आपको एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है अच्छे से, और टर्म 1 में एटलीस्ट ट्राई करना है कि टर्म 2 का 4 या 3 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, और बस प्रैक्टिस करना है। देयर इज नो मतलब व्हाट
क्या बोलते हैं उसको, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। शॉर्टकट नहीं है कुछ, लॉन्ग कट ही जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ऐसे बस शॉर्टकट में जाके सक्सेस पहुंच जाओगे ऐसा नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा। और हम सारा कुछ करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए हम इधर हैं आपको, ठीक है। जितना भी और इन्फॉर्मेशन आगे में भी आता रहेगा, मैं ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं ट्राई करूँगा आप लोगों को मोटिवेट करके हमेशा रखूँ, ताकि एनर्जी वही फ्लो में मेंटेन करके रखो थ्रू आउट द एग्जाम, और एग्जाम में भी हम अच्छे से कंबाइंड एफर्ट से अच्छे से एग्जाम को भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। एक थम्स अप दे देंगे, और कुछ सजेशन, कुछ रिकमेंडेशन, कुछ भी अगर हो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो। और मुझे बताना कि ये वाला आपको हेल्प कर रहा है कि नहीं, वो भी बताना, तो मुझे लगेगा कि हाँ चलो बच्चे देख रहे हैं, वो उन लोगों को ठीक लगा और उन लोगों को हेल्प मिल रहा है, तो वो थोड़ा कमेंट करके बताना, तो मुझे कमेंट पढ़ के रिप्लाई देने में थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 10 के बच्चों को शेयर करेंगे, ताकि उनको कहीं ना कहीं कोई बच्चों को अगर मिस कर रहा है, उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पा रहा है, तो ये वाला एटलीस्ट देख के, वो 40-50 मिनट का वीडियो देख के एटलीस्ट उसका भी एक कवर हो जाएगा, आप लोग को भी पता चलेगा, आप लोग भी शेयर करोगे। शेयरिंग इज केयरिंग, जैसे कि आप लोगों को पता है, जो कि मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, आप लोग भी फॉलो करोगे तो अच्छा लगेगा। और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें, फैमिली में ज्वाइन नहीं हुए हैं, जल्दी से आके फैमिली में ज्वाइन हो जाओ। क्लासेस रेगुलरली हो रहा है, रिवीजन क्लासेस स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्दी, सारा कुछ बहुत सारा प्लानिंग है, उसको भी इंप्लीमेंटेशन करना है, बस कंबाइंड एफर्ट चाहिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। जाके पढ़ाई करो और अच्छे से मार्क लाओ और सबको प्राउड करवाओ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा।